एग्जाम्पल है, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल। मतलब बहुत कम लोग होंगे दुनिया में जो आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल देंगे। ये वही दे सकते हैं जो शेयर्स में खेलते हैं, जैसे कि मैं। क्या दिख रहा है, मैंने अप्लाई किए एक कंपनी के शेयर्स बायबैक के लिए, यानी कंपनी का मेरे पास ऑफर आया था कि सर आपके जो शेयर्स है ना, आप चाहो तो उन्हें बायबैक करवा सकते हो, बायबैक करवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भैया मैंने अप्लाई कर दिया, अप्लाई फॉर द बायबैक। शेयर्स का नाम इंजीनियर्स इंडिया है ना, इंजीनियर इंडिया जो आपको दिख ही रहा है, राइट, ठीक है। इसके शेयर का बायबैक का ऑफर आया, बायबैक का ऑफर आया, तो मैंने अप्लाई किया बायबैक के लिए कि भैया मैं चाहता हूं कंपनी मेरे पास जितने शेयर हैं उसमें से 100 शेयर बायबैक कर ले। क्या कर ले सर, 100 शेयर बायबैक कर ले। अगर मैंने ये अप्लाई किया तो इसका मतलब क्या हुआ है ना, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने जो ऑफर दिया, सर हम आपके शेयर बायबैक करेंगे, और ये मैंने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया, ठीक है भैया बायबैक में ले लो मुझसे 100 शेयर। जब मैंने कहा भैया 100 शेयर मुझसे ले लो आप बायबैक के, तो उन्होंने चिट्ठी भेजी ये उन्होंने कहा सर आपने 100 शेयर के लिए अप्लाई किया है, लेकिन हम आपको है ना बायबैक के लिए एलिजिबल करते हैं, हमें आप अपने 100 नहीं 64 शेयर दे दो, 64 शेयर दे दो। आपने 100 कहते ना, 64 शेयर बायबैक, और 64 शेयर बायबैक किए, हम आपको एक शेयर का पैसा देंगे 84 रुपीज पर शेयर। तो अगर कायदे में देखा जाए तो मुझे दिए कितने गए, मुझे पैसे दिए गए 64 इंटू 84 का 8 शेयर, एक शेयर तो 5376 रुपीज मुझे दिए गए, रुपीज 5376, ठीक है मुन्ना। तो ये जो 5376 मुझे दिए, जो आपने पढ़ लिया पूरे है ना, मैंने आपको पिक लगा के दे दी, इतने रुपए मुझे दिए गए। अब मसला क्या है, अब मसला क्या है ये सुनना ध्यान से। कायदे में तो देखा जाए, कायदे में देखा जाए कैपिटल गेन किसके लिए आएगा, कैपिटल गेन उसके लिए आएगा जो शेयर बेचता है। अगर मैंने शेयर कंपनी को दिए हैं और कंपनी ने मुझे उसके बदले पैसा दिया है, मैंने शेयर इंजीनियर्स इंडिया को दिए हैं, इंजीनियर इंडिया ने उसके बदले मुझे पैसा दिया, तो इसका मतलब ये माना जाएगा मैंने 64 शेयर सेल कर दिए, 64 शेयर सेल कर दिए टू इंजीनियर्स इंडिया को, इंजीनियर्स इंडिया को 64 शेयर सेल कर दिए, इसके बदले सेल कंसिडरेशन मिला इतना। तो कायदे में तो मेरे लिए क्या होना चाहिए, मेरे लिए अंकुर सर के लिए क्या होना चाहिए, अगर एक आम आदमी पढ़ेगा, एक आम आदमी बोलेगा आपके लिए होगा सेल कंसिडरेशन 5376 माइनस शॉर्ट टर्म है तो कोवा कर देंगे, लॉन्ग टर्म है राइट, तो फिर लॉन्ग टर्म लिस्टेड शेयर है ना, एक डायग्राम इधर और एक डायग्राम इधर, उस तरीके से हम सॉल्व कर देंगे और आपका कैपिटल गेन आ जाएगा, और आप उस पर टैक्स दे देना। और फिर आवाज आती है, ये आम आदमी बोलता है, लेकिन टेक्निकली क्या आवाज आती है, लगा लो कांटे, है कि नहीं बात, लगा लो कांटे। क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बायबैक के लिए, क्योंकि मेरा मामला था, मैंने कहा सर मतलब ऐसी बात हो कि मतलब मैं आपके बारे में इतनी तारीफें करता रहता हूँ, क्या फाइनेंस मिनिस्टर हमारे जे है वो है, और हम आए और भैया भाई और आप हमें ही कैपिटल गेन में बताएंगे। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने मेरे लिए गाना गाया, तोहफा 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 लाया लाया लाया, तो भैया तोहफा तोहफा प्यार का तोहफा मेरा बने ही जीवन तेरा, है कि नहीं बात। तो तोहफा तोहफा लाया लाया हुआ, तोहफा मिला तोहफा मिला तोहफा मिला भैया अंकुर सर को तोहफा मिला, और तोहफे में देखना क्या बढ़िया शानदार तोहफा दिया, दिल में एकदम तीर की तरह लगेगा। सर तोहफा था ये, क्या लिखा है ध्यान से पढ़ेंगे, टैक्सेबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ कंपनी, टैक्सेबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, ये है बात। बायबैक ऑफ शेयर किए हैं बाय डोमेस्टिक कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी राइट, बायबैक ऑफ शेयर किए हैं किसके द्वारा सर, डोमेस्टिक कंपनी ने, यानी हमारी इंडियन कंपनी ने, डोमेस्टिक कंपनी ने शेयर बायबैक किए हैं। तो अगर इंडियन कंपनी शेयर बायबैक करती है राइट, चाहे वो शेयर लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो, इससे कोई मतलब नहीं है, चलो यहां लिख देता हूं, चाहे वो लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो है ना, चाहे अनलिस्टेड हो कोई टेंशन नहीं है, लिस्टेड हो तो भी बात चलेगा, अनलिस्टेड हो तो भी बात चलेगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं, दोनों के लिए एक ही लॉ लगता है, बस कंपनी डोमेस्टिक होनी चाहिए, कंपनी अपनी होनी चाहिए इंडिया की,
तो शेयर होल्डर के लिए यानी अंकुर सर के लिए इनकम जो अराइज हुई कितने रुपए की सर इनकम अराइज हुई आपको सर 5,5376। ये जो आपको रुपीस मिले थे 5376 एग्जेम्प्ट होंगे 1034A में माफी। बोलो मजा ही आ गया मजा ही आ गया सर, मजा ही आ गया। देखा मुन्ना, ये है कानून पढ़ने का फायदा। अब भूल जाओ, जो मेरे साथ हुआ वो ये हुआ कि भैया मेरे लिए माफी होगी, तो टैक्स कौन भरेगा? कंपनी। कंपनी सब्जेक्ट टू एडिशनल टैक्स, मतलब एडिशनल टैक्स बोले तो कंपनी जो अपना इनकम टैक्स भरती है वो तो भरेगी। कंपनी जो अपना प्रॉफिट पर टैक्स ऑन प्रॉफिट, कंपनी जो अपना टैक्स ऑन प्रॉफिट भरती है, टैक्स ऑन नेट प्रॉफिट भरती है, वो तो भरेगी। इसके अलावा कंपनी को एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा बायबैक करने की वजह से इतना %, है ना। मोटा मोटी बात करूं तो, है ना, 20% के बराबर मामला है, 20% के बराबर मामला है। उसमें सरचार्ज, है ना, और सेसेस लगा के 23.296 बैठता है। आप चाहे तो डायरेक्ट ये याद कर ले, इतना टैक्स भरना पड़ेगा, राइट। सर ये तो हुई आपकी बात। अब आती है बच्चों वाली बातें। अगर मुन्ना मुन्नियो बायबैक किया है अदर देन डोमेस्टिक कंपनी। सर अदर देन डोमेस्टिक कंपनी कौन सी होगी मुन्ना? अदर देन डोमेस्टिक कंपनी होगी, अदर देन डोमेस्टिक कंपनी फॉरेन कंपनी। भाई फॉरेन कंपनी कुछ हमने शेयर ले रखे हैं, उन्होंने बायबैक कर लिए, तो विदेश से पैसा मांग लो। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कई बार, पहले भी रेजिडेंशियल स्टेटस में भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। विदेशों से पैसा मांग लोगे, वो कह रहे नहीं देंगे, क्या कर लोगे? विजय मान लिया, विजय मान लिया। ऐसे लोगों को तो पकड़ नहीं पा रहे इतने सालों से, है कि नहीं बात? तो फिर फॉरेन कंपनी से पैसा मांग लोगे। उन्होंने कहा ना, कौन भीख मांगेगा, उनके आगे कौन हाथ जोड़ेगा? भैया तुमने यार बायबैक किया था यार, कंपनी टैक्स भरती, दे दे, तो मांगेगा नहीं ना। तो उन्होंने क्या बोला, कंपनी से कोई टैक्स नहीं मांगेगा, जो कंपनी चलेगी बाहर की, बाहर की। घर में कौन है शेयर होल्डर? इंडिया में कौन है शेयर, उसे लपेटो। तो टैक्सेबल होगा शेयर होल्डर के लिए अंडर सेक्शन 46A, जो हम पढ़ रहे हैं अंडर सेक्शन 46A, अंडर सेक्शन 46A, अंडर सेक्शन 46A, राइट। यानी कि डोमेस्टिक कंपनी केस है तो 46A लगेगा और टैक्सेबिलिटी होगी। या फिर मुन्ना बायबैक किसका हुआ है? ईसोप। बायबैक किसका हुआ है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान मतलब नाम से पता लग रहा है कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को शेयर दे दिए सस्ते दाम में, उसे बोलते हैं ईसोप। तो अगर कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को शेयर दिए हैं, ईसोप के नाम से बोला जाता है उसे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। चाहे कोई भी कंपनी हो, कैसी भी कंपनी हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कंपनी से टैक्स नहीं लेंगे, शेयर होल्डर टैक्स लपेटे में आएगा, शेयर होल्डर टैक्स के लपेटे में आएगा। यानी कि सर ये वाली बात तो हम समझ गए कि भैया कांटा लगेगा, तोहफा आपको मिल गया। लेकिन टैक्सेबिलिटी कब आएगी तो बताओ? तोहफा लाया हटाते हैं, टैक्सेबिलिटी कब आएगी? यानी ये बात सच कब हो जाएगी जो लिखी है? सर ये जो बात लिखी है ये सच कब हो जाएगी? अगर ये इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की जगह कंपनी हो जाए माइक्रोसॉफ्ट लिमिटेड, है ना। इंडिया में अगर वर्क करेगी तो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, मैंने पहले बताया ना, इंडिया वर्ड लगाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया लिमिटेड। माइक्रोसॉफ्ट इनकॉर्पोरेशन में इंडिया वर्ड लगा दिया जाता है ताकि वो पहचाने कि यहाँ पे इंडिया में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया लिमिटेड, ठीक है मुन्ना। अगर ये हो गया तो ये वाली बात अप्लाई हो जाएगी, तब शेयर होल्डर के लिए टैक्सेबल होगा। यानी कि ये कौन बन गई? फॉरेन कंपनी बन गई, तो जो भी कैपिटल गेन आएगा टैक्सेबल होगा शेयर होल्डर के लिए। या फिर मुन्ना माइक्रोसॉफ्ट की जगह यहां पे लिख दिया जाए बायबैक ऑफ ईसोप, बायबैक ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। या तो ये डोमेस्टिक कंपनी ना हो या फिर ये ईसोप का हो। तो अगर ये खेल होता है तो मुन्ना इस खेल में ये एप्लीकेबल हो जाएगा, इस खेल में एप्लीकेबल हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के, ठीक है मुन्ना। तो उम्मीद है बात समझ में आ चुकी होगी। पहले क्या लिखा, पहले वाला नोट कर लिया, इंजीनियर्स इंडिया डोमेस्टिक कंपनी थी तो मेरे को टैक्स नहीं मिला, मुझे तोहफा मिला और मेरे लिए माफी, कंपनी टैक्स भरेगी।
अगर इंजीनियर्स इंडिया की डोमेस्टिक कंपनी नहीं हुई, इंजीनियर्स इंडिया की तरह डोमेस्टिक कंपनी नहीं हुई यानी बाहर की कंपनी हुई, तो फिर भैया शेयर होल्डर को टैक्स देना पड़ेगा। अंकुर सर आपको टैक्स देना पड़ेगा, कैपिटल गेन आएगा और टैक्स देना पड़ेगा, कैपिटल गेन आएगा और टैक्स देना पड़ेगा। या फिर ये बायबैक जो हुआ है वो ईसोप का हुआ है। मैं उस कंपनी का, मैं इंजीनियर्स इंडिया का एम्प्लॉय हूँ और इंजीनियर्स इंडिया ने मुझे पहले ईसोप दिया था, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान दिया था अपने ही एम्प्लॉय को सस्ते में। अपने मैं एम्प्लॉय हूँ, ईसोप मुझे मिला, मैं एम्प्लॉय हूँ इंजीनियर्स इंडिया का, तो मुझे सस्ते में ईसोप मिला था। अब वो ईसोप बायबैक कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉय से ईसोप बायबैक कर रहे हैं। तब अंकुर सर आप लपेटे में आओगे और आपको कैपिटल गेन निकाल के टैक्स भरना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों 46A बहुत ही मजेदार तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा, 46 से आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये जो बात लिखी है एक्चुअली में डिफरेंस बिटवीन कोआ जितने की मैंने खरीदी और कंसिडरेशन रिसीव जो मुझे मिला 5,300 कुछ का, ये एक्चुअली में बात कब लगेगी कैपिटल गेन की? जब आप कवर होते हैं या तो पॉइंट नंबर 3 में या आप कवर हो जाते हैं पॉइंट नंबर 4 में, तब ये ऊपर वाली लाइन लगेगी। बात समझ में आ चुकी है सर, मजा ही आ चुका है। तो दोस्तों अगला सेक्शन बना है 50 सीए ने मिलकर। और जी हाँ सर, हाँ 50 सीए का दिमाग लगा है तब ये सेक्शन बना है। बहुत अच्छा सेक्शन है, यानी सिंपल सी बात। सेक्शन पहली बात 50 सीए ने सेक्शन जो लगाया वो किसके ऊपर अप्लाई किया? सिंपल सी बात, बिना सोचे समझे फिट कर लो दिमाग में, अनलिस्टेड शेयर, अनलिस्टेड शेयर्स, अनलिस्टेड शेयर्स, अनलिस्टेड शेयर्स। सिंपली सी बात क्या पूछी, क्या बोली? सिंपली सी बात ये बोली, अगर फेयर मार्केट वैल्यू, ऐसे याद कर लो, अगर फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा है सेल प्राइस से, आपने जितने पे बेची ज्यादा है सेल कंसीडरेशन से, है कि नहीं बात? फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा है सेल कंसीडरेशन से, तो फेयर मार्केट वैल्यू ही सेल कंसीडरेशन बनेगा, देने की मतलब सिंपल सी बात, अनलिस्टेड शेयर है सर, तो मार्केट वैल्यू डिसाइड करनी बड़ी मुश्किल होती है। आपस में लोग बात है ना, आपस में झोलझाल करने की कोशिश करते हैं। लिस्टेड शेयर होंगे तो क्या होगा? अरे भैया लिस्टेड शेयर हुए तो एनएससी बीएससी स्टॉक एक्सचेंज से पता लग जाएगा, नेट पे सर्च करो, है ना, स्टॉक प्राइस ऑफ रिलायंस, स्टॉक प्राइस ऑफ चाचा, है कि नहीं बात, मारुति, एमआरएफ, तो भैया स्टॉक प्राइस आप नेट पे सर्च करके नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहां से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से आप उनका प्राइस निकाल सकते हैं, जो उनका मार्केट वैल्यू चल रही है, जो उनका मार्केट में प्राइस चल रहा है। जो अनलिस्टेड शेयर है उसको कैसे पहचाने? जो अनलिस्टेड शेयर है मुन्ना उसको कैसे पहचाने? तो मान लो अनलिस्टेड शेयर का मार्केट प्राइस चल रहा है 100 रुपए, कितना चल रहा है सर? ढूंढ मची तो पता लगा 100 रुपए चल रहा है भैया, 100 रुपए चल रहा है। तुमने जो बेचे अनलिस्टेड शेयर, मान लो तुम्हारे पास कुछ शेयर थे, मेरे पास कुछ शेयर थे, हमने मिलके जो किसी एक्स पर्सन को अनलिस्टेड शेयर बेचे 70 में बेच दिए आपसदारी में, अरे अपना ही आदमी है 70 में ले ले, है कि नहीं बात? बाकी कैश ले लिया चुपके से, जैसे बिल्डिंग में हुआ था 50 चाटे धुई, है कि नहीं बात? याद आ गई बात? हाँ। तो भैया मैंने कहा यार 100 रुपए का शेयर चल रहा मार्केट में, किसे पता लग रही है भैया, किसे पता लग रही है 70 में, तो तू मुझे चेक दे दे और 30 रुपया मुझे कैश दे दे, और बता मैंने तुझे बेच दिए 70 में, लीगली डॉक्यूमेंट 70 के बनाए और पेपर 70 के बना दिए। अब जे बात जब फाइनेंस मिनिस्टर को पता लगी, अजी हाँ ऐसे कह रहे हूँ, तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बोला 50 चार्ट के साथ साथ 50 सीए ने बोला, अगर ऐसा बात पकड़ी गई और लपेटे में आए तो भैया फेयर मार्केट वैल्यू अगर ज्यादा है सेल कंसिडरेशन से, तो फेयर मार्केट वैल्यू ही कंसिडरेशन मानेंगे। अब मुन्ना निकालियो सेल कंसिडरेशन, अब तुम लिखो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन, है ना, सेल कंसिडरेशन 70 रुपए लगा लो काटे, सेल कंसिडरेशन होगा 100 रुपए, माइनस कोआ या इकोआ जितने का तुमने वो शेयर खरीदा होगा, और फिर आपका कैपिटल गेन आएगा। यानी मुद्दा ये है सेल कंसिडरेशन 100 ही माना जाएगा, सेल कंसिडरेशन 100 ही माना जाएगा अगर ये इक्वेशन फिट होती है। सर रट लो, जीकेपीएल कर लो जीकेपीएल 50 सीए में 50 सीए ने मिलकर बनाई है, तो जीकेपीएल तो करनी पड़ेगी, ठीक है, कर ली सर। ये लिखी बात। अनलिस्टेड शेयर को क्या बोला गया? अदर देन कोटेड शेयर। जो आपकी अदर देन कोटेड शेयर है उन शेयर की वैल्यू लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू है, यानी कि शेयर्स का प्राइस, सेल प्राइस कम है फेयर मार्केट वैल्यू से, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, फेयर मार्केट वैल्यू है सेल कंसिडरेशन से, तो है ना क्या होगा? फेयर मार्केट वैल्यू को ही
फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यानी कि सेल प्राइस माना जाएगा। फेयर मार्केट वैल्यू ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यानी कि सेल प्राइस फाइनली फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यही माना जाएगा। 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपये, जो मैंने भी एग्जाम्पल दिया। राइट, बात समझ में आ चुकी, मजा ही आ गया। अब छोटी सी बात है ना, बहुत सिंपल सी बात, 50CA नहीं लगेगा कब? अरे सर पढ़ा दिया, अब कह रहा नहीं लगेगा। अरे सुन तो लो, बहुत सिंपल सी बात है, एग्जाम में थोड़ी संभावनाएं कम है आने की इसकी, लेकिन फिर भी समझना जरूरी है। 50CA नहीं लगेगा सर। 50CA नहीं लगेगा का मतलब क्या हुआ? 50CA नहीं लगेगा मतलब ये हुआ कि फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा भी हो, फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा भी हो तो भी इक्वेशन ये अप्लाई नहीं करनी, तो भी ये इक्वेशन अप्लाई नहीं करनी। यानी कुछ भी हो, यानी कुछ भी हो, कुछ भी हो, फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा भी हो या कुछ भी हो, सिंपल सी बात, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो, फेयर मार्केट वैल्यू नहीं, जितने पे आपने शेयर बेचे हैं, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, सेल प्राइस या सेल कंसिडरेशन ही है ना, सेल प्राइस ही क्या बनेगा? सेल कंसिडरेशन बनेगा। यानी इस केस में अगर मैं तुमसे बोलूं कि भैया सेल कंसिडरेशन कितना है भैया, सेल कंसिडरेशन, तो आप कहोगे सर 100, क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू ना मुन्ना ना, या सेल कंसिडरेशन 70 रुपए रहेगा, 70 ही ठीक है। इस बार फेयर मार्केट वैल्यू 100 रुपए को कांटा लगाएंगे, फेयर मार्केट वैल्यू 100 रुपए को कांटा लगाएंगे और 70 रुपए सेल कंसिडरेशन वैलिड मानेंगे। इसमें से कोवा इकोवा घटा के कैपिटल गेन निकलेगा। यानी इस बार फेयर मार्केट वैल्यू का यानी सेक्शन 50CA लगाया ही नहीं, 50CA को क्या कर दिया, है ना, हटा दिया, लगाया ही नहीं। 50CA नहीं लगेगा, यानी कुछ भी हो जाए, जितने पे आप बेच रहे हैं 70 रुपए, जितने पे आप बेच रहे हैं 70 रुपए, 70 रुपए ही सेल कंसिडरेशन मानी जाएगी। बात 70 रुपए ही सेल कंसिडरेशन मानी जाएगी। सर ऐसा कब हो? जो स्टार लगा रखा है वो पढ़ना जरा एक बार। नहीं समझ में आया? चलो मैं हिंदी में बताता हूं। अगर NCLT, सर NCLT मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, लिख लो फुल फॉर्म, बोल रहा हूं मैं, लिख लेना, बोल रहा हूं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। जैसे टैक्स का होता है ITAT, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, ऐसे ही कंपनीज के भी ट्रिब्यूनल यानी कि कोर्ट होते हैं। तो कंपनी लॉ के कोर्ट ने, आसान सी भाषा में बोलते तो कंपनी लॉ का कोर्ट, कंपनी लॉ के कोर्ट ने अगर किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सस्पेंड किया, है ना, क्योंकि अभी रिसेंटली हुआ ये, राइट, कंपनी का नाम लेना अच्छा लगता है ना क्योंकि बैड न्यूज है। अब NCLT ने सस्पेंड कर दिया, मान लो, ठीक है, एक्स लिमिटेड के डायरेक्टर्स को, एक्स लिमिटेड डायरेक्टर सस्पेंड कर दिया, निकल जाओ, निकल जाओ इस कंपनी से, तुमने बहुत घपले किए, घपलेबाजी की, घपलेबाजी की, घपलेबाजी की, राइट। चलो पहले कैसे पुराना वाला एग्जांपल लेते हैं, सत्यम लिमिटेड के फ्रॉड कर दिए तो डायरेक्टर को भगा दिया, ठीक है, सत्यम लिमिटेड के डायरेक्टर्स को भगा दिया, सत्यम लिमिटेड के डायरेक्टर भगा दिए, फिर उन्होंने अपॉइंट किए न्यू डायरेक्टर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किए, ठीक है, पता लगा सेंट्रल गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किए महिंद्रा के डायरेक्टर, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, एग्जाम्पल, है ना, महिंद्रा के डायरेक्टर्स को यहाँ का डायरेक्टर बनाया गया कि भैया सत्यम को तो महिंद्रा ही टेक ओवर कर रही है और महिंद्रा ने टेक ओवर किया था, अब सत्यम टेक महिंद्रा हो गई, अब सत्यम टेक महिंद्रा हो गई, अब सत्यम टेक महिंद्रा हो गई, तो सत्यम के फ्रॉड वाले बेईमान डायरेक्टर को हटाया जाए और महिंद्रा वाले ईमानदार डायरेक्टर को लगाया जाए, बेईमान डायरेक्टर को हटाया जाए, बेईमान डायरेक्टर को हटाया जाए, ईमानदार महिंद्रा के डायरेक्टर को लगाया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें बनाया, नॉमिनेट किया। जब उन्हें नॉमिनेट किया तो भैया जब डायरेक्टर बने हैं तो इनके पास जो शेयर थे, जो सत्यम के डायरेक्टर्स के पास जो शेयर थे, सत्यम के डायरेक्टर के पास जो शेयर थे, वो शेयर ट्रांसफर किए गए इनके पास, महिंद्रा के डायरेक्टर के पास। अब जो महिंद्रा के डायरेक्टर के पास शेयर ट्रांसफर किए गए उनकी मार्केट वैल्यू, मुन्ना, महिंद्रा के डायरेक्टर के पास जो शेयर ट्रांसफर किए गए, उन डायरेक्टर के पास जो शेयर दिए गए उनकी मार्केट वैल्यू चल रही थी 100। महिंद्रा के डायरेक्टर को जो शेयर ट्रांसफर किए गए उनकी मार्केट वैल्यू चल रही थी 100, ठीक है, लेकिन जिस प्राइस पर
जिस प्राइस पर वो शेयर दिए गए वो प्राइस था 70 रुपए। तो महिंद्रा के डायरेक्टर कह रहे हैं भैया कैसे कर रहे हो, तो आप भी कह रहे हो, फिर आप ही फेयर मार्केट वैल्यू लगा देना है, तो 70 रुपए के फेयर मार्केट वैल्यू चल रही हो तो चल रही हो मार्केट में 100 रुपए, लेकिन अभी तो 70 रुपए के मिल रहे हैं मुझे। जो 70 रुपए के मिल रहे हैं उसकी बाजार में भले ही 100 रुपए की मार्केट वैल्यू चल रही हो, हमें इससे क्या मतलब, हमें तो आप 70 में दे रहे हो ना। तो इनकम टैक्स में ये प्रोविजन डाला गया, अगर, तो ध्यान सुनना, अगर प्राइस ऑफ शेयर्स, देखो ये लिखी बात, अगर प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी जो ट्रांसफर किए नए डायरेक्टर को, यानी महिंद्रा के डायरेक्टर्स को जो शेयर ट्रांसफर किए हैं वो कितने के हैं, 70 के हैं। जो कम है एफएमवी, एफएमवी कितनी है, 100। जो महिंद्रा के डायरेक्टर्स को शेयर ट्रांसफर किए गए हैं वो शेयर्स मुन्ना 70 के हैं, वो शेयर्स है ना, वो शेयर्स 70 के हैं जिनकी मार्केट वैल्यू 100 चल रही है, 70 के हैं जिनकी मार्केट वैल्यू 100 चल रही है। तो लॉ में लिख दिया गया प्राइस ऑफ शेयर्स, जो शेयर्स के प्राइस है यानी 70 रुपीज, जो शेयर्स के प्राइस है 70 रुपीज, वो ही सेल प्राइस माने जाएंगे, वो ही सेल प्राइस माने जाएंगे, वो ही सेल प्राइस माने जाएंगे, यानी कि जो 70 रुपए वही सेल प्राइस माने जाएंगे। 50 सीए अप्लाई नहीं होगा, 50 सीए अप्लाई नहीं होगा। यानी कि बात समझ में आ चुकी है कि अरे कि अब क्या होने वाला है इस केस में, क्योंकि एनसीएलटी ने ये काम, ये सिर्फ एनसीएलटी वाले केस में लगेगा। इन सबसे जरूरी चीज है ना, लिखा होना चाहिए क्वेश्चन में, एनसीएलटी ने ये कांड किया है, एनसीएलटी ने है ना लोचा किया है, तो एनसीएलटी ने ये काम किया, उनके ही कहने पर है ना डायरेक्टर सस्पेंड कर दिए गए हैं, फिर नए डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया है। तो भैया वो जो शेयर दिए गए हैं नए डायरेक्टर को, सेल किए गए हैं, वो सेल कंसिडरेशन 70 रुपए माना जाएगा, वो सेल कंसिडरेशन 70 रुपए माना जाएगा, जो सेल प्राइस है वही माना जाएगा, 100 रुपया मार्केट वैल्यू नहीं मानी जाएगी। सिंपल सी बात। एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनने की संभावना कम है ना, पूछ लिया तो ट्रू फॉल्स में या एमसीक्यू में, है ना, इस तरीके से पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। तो ये एमसीक्यू के लिए इसको संभाल के रखेंगे और इस बात को ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन में ऐसे लिखा है, अगर एनसीएलटी ने एक बेकार डायरेक्टर को डिसअपॉइंट किया है, बेकार डायरेक्टर को सस्पेंड किया है, उसकी जगह पर नए डायरेक्टर को लाया गया है, तो 50 सीए नहीं लगेगा। 50 सीए क्या बोलता है, फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा है शेयर प्राइस की वैल्यू से, फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा है सेल प्राइस की वैल्यू से, तो फेयर मार्केट वैल्यू ही सेल कंसिडरेशन माना जाता है। ये वाली बात एनसीएलटी के केस में नहीं लगेगी। जो नए डायरेक्टर्स को, टेक महिंद्रा के डायरेक्टर्स को शेयर सौंपे जाएंगे, उनका सेल प्राइस 70 रुपए ही लिया जाएगा, 100 रुपए नहीं लिया जाएगा, मार्केट वैल्यू नहीं लिया जाएगा। जो शेयर की वैल्यू है सिर्फ वही ली जाएगी, मार्केट वैल्यू नहीं ली जाएगी। जो शेयर की वैल्यू है वही ली जाएगी, जितने पे शेयर बिका है वही लिया जाएगा, जितने पे शेयर बिका है वही लिया जाएगा, मार्केट वैल्यू नहीं ली जाएगी। मेरे दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी। मैंने आपको पूरी जी जान लगाकर, है ना, शेयर्स के मजेदार कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए। सर कौन कौन से बताओ, भूल गए? थोड़ा घुटनों पे जोड़ दो। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने सेक्शन 55 के हिसाब से शेयर्स की कोवा के बारे में पढ़ा था, जिसमें बदमाश कंपनी वाली, है ना, चेन सीखी थी, राइट शेयर अनाउंस वगैरह। फिर पढ़ा था सेक्शन 45 2A, जिसमें बताया गया फीफो मेथड लगता है, जो मैंने बताया भी, एक ही कंपनी के शेयर टाइम पे कहते तो फीफो मेथड लगेगा। फिर मुन्ना 111A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर। फिर मुन्ना 112A, राइट, ठीक है, इसका पूरा SRK, है ना, इसका पूरा SRK ही बनाया था। 112A तो क्या होगा, सिर्फ 112 लगेगा तो ऑप्शन मिलेगा, है कि नहीं बात, ऑप्शन में से बेस्ट चूज करेंगे। और फिर भैया अगर अनलिस्टेड है तो क्या होगा, राइट, पूरा लिस्टेड और अनलिस्टेड शेयर्स के बारे में जाना, राइट। तो
1, 2, 3, 4 ये बातें हम पढ़ चुके हैं। फिर आज हमने पढ़ी शेयर से रिलेटेड बातें। सर अगर कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, अगर कंपनी लिक्विडेट हो जाती है तो क्या होता है, राइट, सेक्शन 46। फिर हमने पढ़ा सर अगर बाईबैक होता है, बाईबैक जो मेरी खुद की प्रैक्टिकल कहानी मैंने आपको दिखाई, बाईबैक होता है तो क्या होता है, 46 ए राइट। और अगर सातवां मुन्ना हमने सेक्शन पढ़ लिया, जानदार शानदार, 50 सीए ने मिलकर जो सेक्शन बनाया, अनलिस्टेड शेयर्स हैं, अनलिस्टेड शेयर्स हैं तो फेयर मार्केट वैल्यू अगर ज्यादा है, फेयर मार्केट वैल्यू अगर ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो फेयर मार्केट वैल्यू ही देयरफॉर देन फेयर मार्केट वैल्यू ही सेल कंसिडरेशन बनेगी। 50 सीए ने ये बताया। फिर इसका एक एक्सेप्शन निकल के आ गया था, इसका एक एक्सेप्शन निकल के आ गया था कि ये वाली बात नहीं लगेगी अगर, है ना, एनसीएलटी का झोल झाल हुआ है। तो दोस्तों ये जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ना, सुपर डुपर एसआर के, ये वो सेक्शंस है जो शेयर से रिलेटेड है और जिनकी आपने भरपूर प्रैक्टिस की है। कोई भी क्वेश्चन अब आप आ जाए, किसी बुक का भी अगर आप आ जाए, आप उसको शानदार तरीके से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने इन सेक्शंस को एक साथ लिख के रिवाइज कर लिया है, एसआरके को बिल्कुल समझ लिया है। तो चलिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, क्वेश्चंस करते रहिए, ऐसे कि बुक के क्वेश्चन जरा निकालते रहिए। मैं मिलूंगा लेक्चर में, तब तक करना क्या है, पढ़ते रहना है और दुआओं में याद रखना है। बनना ही है तो शेर की तरह बनो, क्योंकि शेर कुछ समय के लिए भूखा तो रह सकता है, लेकिन वो कभी भी किसी से मदद की उम्मीद नहीं रखता, क्योंकि उसे पता है कि भूख उसे लगी है तो उसे मिटाने के लिए भाग दौड़ भी उसे ही करनी पड़ेगी। ठीक वैसे ही सफलता तुम्हें चाहिए, सपने तुम्हारे बड़े हैं तो उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत भी तुम्हें ही करनी पड़ेगी। तजुर्बों ने ही शेर को खामोश रहना सिखाया, क्योंकि उसे पता है कि दहाड़ कर कभी भी शिकार नहीं किया जाता। इसलिए अपनी मंजिल तक पहुंचने तक अपनी जुबान पर लगाम रखो, क्योंकि जब तुम सफल हो जाओगे तो तुम्हारी सफलता पर लगाम लगाने वाला कोई नहीं होगा। किसी ने क्या खूब कहा है कि मुंह में जुबान तो सब रखते हैं, मगर कमाल तो वही करते हैं जो इसको संभाल कर रखते हैं। याद रखना, इस पूरी दुनिया में तुम्हें तुमसे ज्यादा कोई नहीं पहचानता, इसलिए तुम्हें यह बताने कोई नहीं आएगा कि तुम कौन हो और तुम क्या कर सकते हो। तुम्हें खुद ही अपने अंदर झांकना होगा और अपने अंदर की ताकत को पहचानना होगा। जंगल की परिस्थिति चाहे कितनी ही बुरी क्यों ना हो, लेकिन शेर कभी भी घास खाकर अपना गुजारा नहीं करता। इसलिए तुमने जो भी सपने देखे हैं उन पर कभी भी हार मत मानो, सिर्फ अपनी मेहनत पर विश्वास रखना और प्रयास करते रहना। सफलता आज नहीं तो कल तुम्हें मिल ही जाएगी। याद रखना, यदि तुम्हारे सपने दूसरों से बड़े हैं तो तुम्हारे प्रयास भी दूसरों से बड़े ही होंगे। इसलिए कभी भी हारने से मत डरना, क्योंकि जिसे हारने से डर लगता है वह कभी भी जीत नहीं सकता। अंत में सिर्फ यही कहना चाहूंगा, मैं ठोकरें खाता हूँ पर शान से चलता हूँ। मैं खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूँ। मुश्किल तो साथ है जिंदगी का, मैं उठूंगा फिर उठूंगा और आखिर में जीतूंगा मैं ही, यह ठान कर चलता हूँ। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जो आपके जीवन को सही रास्ते पर ले आए।